मौजूदा झज्जर में और झज्जर में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसे ब्राह्मण नेता जिन्होंने चुनाव से पहले ही एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को श्राप दे दिया था कि इनकी अगुवाई में सरकार नहीं बनने वाली, और वैसा ही हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके जब भी जिक्र आता है आप उफान मारने लग जाते हैं, पारा चढ़ जाता है आपका। आपने चुनाव से पहले बोल दिया था कि हुड्डा साहब की अगुवाई में सरकार नहीं बनने वाली है, तो ये भविष्यवाणी कैसे कर दी आपने? परिणाम ये हुआ कि 30 साल की साधना के बाद हुड्डा साहब को अगर मैंने धोखा दिया तो मैं कोटियों को मरना चाहिए। अगर वो कहता ना कि बारूद लपेट ले मानव बम बन जा और पाकिस्तान की सीमा पर चला जा, आतंकवादियों को उड़ाना, रिमोट कंट्रोल मैं रखूंगा दिल्ली में बैठ के, तो मैं तैयार था। लेकिन टिकट कांग्रेस पार्टी का मैं लेकर आया और पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वोट मांगी एक निर्दलीय की। मैं कोई ज्योतिषी था, मैं हालात देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध से जूझ रही है। हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी पैसा बहुत कमा लिया, जमीनें बेची हैं, पैसे के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। ये नारा गूंज रहा है कि जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसे सिकंदर कहते हैं और जो जीती हुई बाजी हार जाए उसे भूपेंद्र कहते हैं। कांग्रेस में वही चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया, अब तक नेता प्रतिपक्ष। पारदर्शिता का क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना चाहिए था। इज्जत बढ़ती घटती नहीं, उसको बेरा दोबारा नहीं बनाओगे, चिपक रहा है। जीवन में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके दरवाजे पर तमदा कर लूंगा जाकर। सिंह हुड्डा कहते हैं कि मुझे बनना ही नहीं है, मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को बनाऊं। दीपेंद्र ने ही बेड़ा गर्क किया है, जिसको शराफत का चोला ओढ़ रखा है। थपकी देता है बेटा कि ओ यार, आप जैसे नौजवानों को, आप लंबी रेस के घड़े हो, परिवार के सदस्य हो, मिलकर राजनीति करेंगे, घर लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किले गिरवी रखे गए, बिगे। क्या लगता है पार्टी बनाएंगे? नहीं, पार्टी बनाई, कई वो बना ली, कई वो बिगड़ ली। कित भरोसा, जनता का भरोसा टूट गया कि मैं बना ले। कहते हैं कि 37 विधायकों में से 30-31 विधायक तो हुड्डा की जेब में हैं, हुड्डा के बड़े खास हैं, हुड्डा के जिताए हुए हैं, और उनके दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं हाईकमान के सामने। जेब कट भी तो जाग रहा है, धरे रहे, जेब कट जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? जेब कटेगी, जेब में ना कुछ ही। पार्टी छोड़ के दिखाओ ना, कांग्रेस के पार्टी के वोटों के बलबूते पर इतरा रहे हैं, बेशर्माई की हद पर पार कर रहे हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने से आते हैं नरेश शर्मा जी को मनाने के लिए, कहते हैं कि पीछे गलतियां माफ और आगे की फिर शुरुआत करते हैं, तो क्या रहेगा? सौदा है कि मना बच रहा, वरना मना के करेंगे, मैं मन के केक करूंगा है भाई। सौदा है कुछ को नहीं, टोटल लॉस हो गया, मैं बता रहा, टोटल लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस। पी पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ध्वस्त हो चुकी, खत्म हो चुकी, जनाधार खो चुकी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा झज्जर में और झज्जर में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसे ब्राह्मण नेता जिन्होंने चुनाव से पहले ही एक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को श्राप दे दिया था कि इनकी अगुवाई में सरकार नहीं बनने वाली, और वैसा ही हुआ। इसके साथ ही कई हरियाणा प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए ज्वलनशील मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, और साथ में कुछ समय पहले तक जिस पार्टी के ये सदस्य थे वो पार्टी किसानों के लिए मरने मारने की बात करती थी, और अब एक बार फिर किसान आंदोलन तूल पकड़ रहा है, तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बादली से पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रिंस जी, और आप भी, आपका ही निवास स्थान यहाँ पधारे, आपके चैनल का और आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहला सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके जब भी जिक्र आता है आप उफान मारने लग जाते हैं, पारा चढ़ जाता है आपका। आपने चुनाव से पहले बोल दिया था कि हुड्डा साहब की अगुवाई में सरकार नहीं बनने वाली है, तो ये भविष्यवाणी कैसे कर दी आपने पहले? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं को ज्योतिषी पंडित तो हूँ नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अनुभव की बात करें तो बचपन से ही राजनीति में आ गया था। जिला परिषद में भारी बहुमत से 36 बिरादरी का, बादली क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद, जन समर्थन, तन मन और धन भी न्यौछावर कर दिया मेरे ऊपर भाईचारे ने। और उसमें मेरी धर्मपत्नी हरियाणा में शायद सबसे ज़्यादा वोटों से जीती, हरियाणा में
जिला परिषद जी। उसके बाद मैं अपना भाईचारा कहने लगा कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, जनता आपको चाहती है, आप एमएलए के उम्मीदवार बनो। तो मई क्या में मई हुड्डा साहब की तरफ रुझान हो गया, इन्होंने को दोबारा आए, उनका प्रोग्राम कराया। डरते डरते चौधरी रणबीर सिंह आए वोट मांगने के लिए, वोट की अपील करने के लिए, उनका भी स्वागत किया। तो इस तरह हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। परिणाम ये होया कि 30 साल की साधना के बाद हुड्डा साहब को अगर मैंने धोखा दिया तो मैं कोडी होकर मरना चाहिए। अगर वो कहता ना कि बारूद लपेट ले मानव बम बन जा और पाकिस्तान की सीमा पर चला जा, आतंकवादियों को उड़ाना, रिमोट कंट्रोल मैं रखूंगा दिल्ली में बैठ के, तो मैं तैयार था। लेकिन टिकट कांग्रेस पार्टी का मैं लेकर आया और पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वोट मांगी एक निर्दलीय गिर, मेरे को हराने का काम कराया। और हराने का ही नहीं, मेरे को अपमानित भी कराया। मैं क्यों कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, गरीब ब्राह्मण का बेटा था, 36 बरादरी का आशीर्वाद प्राप्त था। समय समय पर वो मेरे को यूज भी करते थे और अंदर खाते मेरे से चिढ़ते भी थे, कटते भी थे, कसूर कभी बताया नहीं। तो उन्होंने मेरे को जो झज्जर दीपेंद्र से मैंने बात करी कि भी मेरी आप वोट नहीं मांग रहे, आप दूसरे कैंडिडेट की तरफ इशारे कर रहे हो, कुछ मेरे पास सबूत आ चुके हो, कुछ और आने वाले आज रात को। बोले नहीं आप झज्जर जाओ, प्रोग्राम कैंसिल करके। मैं मेरे साथियों ने कहा आप हल्के का जुलूस निकालो, जो होगा परिणाम हो जाएगा, और पार्टी की वोट आपको नहीं मिल रही, निजी वोट आपको सिर्फ मिलेंगी, पार्टी की वोट तो फेर दी इन्होंने दूसरे उम्मीदवार की तरफ। दीपेंद्र से बात हुई तो दीपेंद्र ने मेरे को स्वयं बोलिया कोल डिटेल कटवा लो, जो सजा समाज देगा वो लूंगा, कि आप झज्जर जाओ, गीता भुक्कल जी का प्रोग्राम कर रहे हैं हुड्डा साहब, और मेरी बात होगी वहाँ आपको पूर्ण रूप से आपका समर्थन करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और आप उनके जाकर आशीर्वाद लो। हम बड़ा भाई मानते थे, सब कुछ न्योछावर था हुड्डा के ऊपर। मैंने एमपी साहब की बात मान के मैं झज्जर गया, तो जैसे ही मैं उनके 10,000 5,000 आदमी देखने वाले हैं, साक्षी हैं, ये नहीं है कि ये किसी कमरे में हुई बात है। और जब मैं पैरों का हाथ लगाने लग गया तो उसने मेरे को पुश कर दिया, मतलब धक्का मारने का काम किया, और मैं चुपचाप उतर के वहाँ से चला गया। फिर भी मैं हारने के बाद भी ये समझा कि हुड्डा अपना भाई और कांग्रेस पार्टी मेरी माँ। मैं 4 साल तक लगा रहा भाई साहब, मेरे को अपमानित कराया जाता था, डी में 5-4 शराबी बैठाए जाते थे, पिता पुत्र मुंह फेर लेते थे। जब उनकी स्टेज पर उन्हीं के जलसे में, उन्हीं के प्रोग्राम में किसी साधारण कार्यकर्ता को भी अपमान किया जाएगा, मैं तो 2 बार का विधायक था, तो क्या उनका अपमान नहीं था? उनका अपमान था वो। फिर भी मैं चलता रहा, जाएं मिले, मुंह फेर लेते थे, राम राम भी नहीं लेते थे। जलालत की सारी हदें पार की। आज मैं ये नहीं, मैं कोई ज्योतिषी था, मैं हालात देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी गृह युद्ध से जूझ रही है। हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी पैसा बहुत कमा लिया, जमीनें बेची हैं, पैसे के बलबूते पर कांग्रेस पार्टी को इन्होंने हाईजैक कर लिया है, और पैसे के बलबूते पर सेंटर के नेताओं का भी मुंह बंद कर देते थे। भ्रष्टाचार लबालब भरा हुआ है देश की राजनीति में, और ये पैसे के बलबूते पर राजनीति कर रहे थे। कुछ एमएलए को इन्होंने सेट कर रखा था, हारने वालों को भी, जीतने वालों को भी। आज वो बागी हो रहे हैं, आप देख रहे हो जगह जगह पिता पुत्र की बगावत के किस्से, चर्चे मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुने जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा प्रदेश के जो इनसे धोखा खाए हुए नेता वो बोल रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में जो सीनियर नेता थे, जो 36 बरादरी कांग्रेस पार्टी से जिनके माध्यम से जुड़ी हुई थी, उन सब नेताओं का कुछ कामयाब हो गए, कुछ हमारे जैसे घर बैठने के लिए मजबूर हो गए। इन्होंने अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में आप फरीदाबाद अवतार बढ़ाना से लेकर राव साहब, अशोक तंवर, कितने ही ऐसे नाम हैं, किरण चौधरी, सैकड़ों नाम है, नरेश प्रधान, इन्होंने कांग्रेस पार्टी में उनके साथ जातियां की, उनका वध करने के प्रयास किए। कुछ इनके लपेटे में आ गए, कुछ दूसरी पार्टियों में जाकर कामयाब हो गए। तो हमारे जैसे वो तो बराबर के लीडर थे। मैं तो इनका बुरे टाइम में इनके साथ खड़े हुआ, जब इनकी वोटिंग हो रही थी, डले लग रहे थे 91 में।
और 30 साल तक साधना करी, और मेरे जैसे गरीब घर के भगत आदमी का भी वध कर दिया, तो ये बख्शेंगे किसको? इन्होंने 70-72 टिकट हथिया लिए, 70-72 टिकट जल्दबाजी में। इनके पास 70-72 जिताऊ उम्मीदवार नहीं थे। इन्होंने सीटिंग गेटिंग का फार्मूला पिछली बार तोड़ा और अब की बार फिर लागू किया। सीटिंग गेटिंग में बहुत से विधायकों की खिलाफत थी, फिर सत्ता आ चुकी थी। आज गली गली में यह आवाज गूंज रहा है, ये नारा गूंज रहा है कि जो हारी हुई बाजी जीत जाए उसे सिकंदर कहते हैं, और जो जीती हुई बाजी हार जाए उसे भूपेंद्र कहते हैं। ये मैं नहीं कर रहा, मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सुना है। नरेश शर्मा जी आज भी इतनी खार खाए बैठे कि वो हुड्डा का नाम सुनते ही पारा चढ़ जाता है। आपकी हर जगह चर्चा है कि चुनाव से पहले इतने तरीके से जो है हुड्डा की खिलाफत नरेश शर्मा ने की, इतना जो है उनको किस तरीके से अपमानित किया, इतनी गाथाएं हुड्डा की सुना दी, इतना इतिहास खोल के रख दिया कि उनकी बददुआ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सेध गई। नहीं, देखिए, बददुआ हकीकत में परिवर्तन हुई है। 100 बात मैं बताता हूं तो 90 घटती है। मैं अनुभव के आधार पर, पत्रा देख के नहीं बोलता, मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। आज रूलिंग पार्टी की लो चाहे विरोधी पार्टी की लो, जलालत की सारी हदें पार कर रहे हैं नेता। देखिए, पार्टी हार गई, जीती हुई बाजी हार गई, पद पर चिपके हुए हैं। विधायक दल का नेता बना हुड्डा, 24 घंटे के अंदर नैतिक मूल्यों का क्या हुआ, नैतिकता क्या क्या हुआ, मानवता का क्या हुआ, पारदर्शिता का क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना चाहिए था। इज्जत बढ़ती घटती नहीं, उसको बेरा दोबारा नहीं बनाओगे, चिपक रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्रेन लाकर फाड़ के फेंकने पड़ेंगे? वो तो अब भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? कांग्रेस में वही चल रहा है, 3 महीने से ज्यादा समय बीत गया, अब तक नेता प्रतिपक्ष। मैं अगली बात और सुन लो, अब तो इस चुनाव की कही थी। जीवन में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके दरवाजे पर तमदा कर लूंगा जाकर। जमीन फट सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मुझे बनना ही नहीं है, मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को बनाऊंगा। नहीं, मैं वो भी तो साथ ही है। दीपेंद्र को पार्टी अलाउड नहीं करती, दीपेंद्र को पार्टी अलाउड नहीं करती, और दीपेंद्र ने ही बेड़ा गर्क किया है, जिसको शराफत का चोला ओढ़ रखा है। जो शराफत की बात करते थे लोग, अब छत्तीस बिरादरी जन जागरण के सामने हकीकत आ चुकी है। इसने उसी पैटर्न पर चला, वो ज्वाइन करा के धोखा देता था। इसने नए नए बच्चों को पथ भ्रमित करने का काम किया। जो उम्मीदवार थे दूसरी पार्टियों के, सशक्त उम्मीदवार थे, उनके साथ धोखा किया कि कांग्रेस में आ जाओ, मैं लड़ाऊंगा तुम्हारे को चुनाव। एक बार स्किन के घर जाते थपकी देता है बेटा कि ओ यार, आप जैसे नौजवानों को, आप लंबी रेस के खड़े हो, परिवार के सदस्य हो, मिलकर राजनीति करेंगे, लंबा सफर तय करेंगे। अगला जो 5-10 आदमी ले जा रहे हैं ना, उनमें फूल का आ जाएगा, मेरा टिकट पक्का कर दिया दीपेंद्र ने। घर लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किले गिरवी रखे गए, बिक गए, लोगों की प्रॉपर्टियां बिक गई। और 10 से 12 उम्मीदवार तो सामने होते थे कि भाई ये टिकट के उम्मीदवार बना दिए। एमपी का आशीर्वाद मिल गया, हुड्डा साहब का आशीर्वाद कहाँ जाएगा, हुड्डा अलग ले जाकर थपकी मार देता था। और 15-15, 20-20 आप जैसे नौजवान भी थे, जिनको अगली पारी के इंतजार में तैयार कर लिया, बहका दिया, बर्बाद करने का अपना काम करते, कोरा खेती बाड़ी करते, अपने व्यापार करते, अपनी सर्विस ढूंढते, लेकिन उनको पथ भ्रमित करने का काम किया है पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। जी, ये थापी वाली बात बड़ी जोर शोर से चल रही है। आपने शुरुआत इसकी की कि जहां जाते हैं थापी मार देते हैं। आजकल कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी भी ये बात बोल रहे हैं, 50-50 लोगों को थापी मार रहे। देखिए, वो मेरी नकल में नहीं बोल रहे, उनको हकीकत परिचित होगी, दुख है उनको, हकीकत देख ली, उनको दुख है। क्योंकि उनके विधानसभाओं में जिन लोगों को फर्जी टिकट का उम्मीदवार बना रखा था, फर्जी एमएलए बना रखे थे, वोट पड़ेंगे उस दिन तक, उन्होंने लैग पुलिंग की। जिनको इन्होंने, इन पिता पुत्र ने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लैग पुलिंग करी, और जो इन्होंने 20-20, 25-25 उम्मीदवार बना रखे थे, वो टिकट तो उनको कोई सवाल ही पैदा नहीं था। ना वे उम्मीदवार थे, ना कोई आधार था, ना जनाधार था। इन्होंने अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, दीपेंद्र की जय बुलवाने के लिए, वो नंगे होकर छपवा रहे थे। एक लड़का मेरे पास आया, एमपी का फोटो छपवा रहा था। मगर यार, तेरा दादा स्वतंत्रता सैनिक रहता ना, उसका क्यों ना छपवा? ये नेता तो बेवफा होते, ये कुर्सियां बेवफा, चंडीगढ़ की विधानसभा की कुर्सियां बेवफा, वे बदलते रहते हैं।
अपने सवारों को बदलती रहती है। ये दादालाई नहीं है किसी की, ये भ्रांति मार जाती है नेताओं को कि मेरी दादालाई है। अब आप अगला परिणाम देख लेना, नीचे से ऊपर तक पिता पुत्र लौटते दिखा दूंगा। खत्म हो गया। एक्सीडेंट गाड़ी होती है ना, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, रिपेयर हो जाती है ना, डेंट पेंट हो जाता है, कोई पार्ट्स भी आकर डल जाता है, ये टोटल लॉस हो गए। इनका मायापुरी में भी गाहक नहीं है अब पिता पुत्र का, खत्म। जैसा इन्होंने हमारे जैसे लोगों के साथ विश्वासघात किया था, जुल्म किया था, आज भगवान इनके साथ कर रहा है, हम नहीं, भगवान कर रहा है। जी तो शर्मा जी क्या कहेंगे? कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी जो है दाव पेच में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए और अपने अगले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दे, या तो खुद को आगे प्रमोट करेंगे या फिर दीपेंद्र हुड्डा को करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस अगर नजरअंदाज करती है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि नई पार्टी बना लेंगे। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है इस बात की। आपने दंगल देखा है, कुश्ती होते जी जरूर देखा होगा। एक आधा पहलवान बेशर्म है, वो क्या करेगा कि हाथ में लाओगा, पूरे ड्रामे करेगा, रेत फेंकेगा, छुट्टी बोल लगा, और फिर अगला उन कति पट कर दे और रेफरी फैसला दे दे, और जो चित करनी आए नाम लेने जाएगा ना जी, वो रास्ते में लिपटेगा। वो बेशर्माई हो है। अब बेशर्माई की हदें पार कर रहे हैं। 100 कोसता ही दाना नहीं है, अपने घर बैठ जा, वृद्ध अवस्था होगी, जितनी बेइज्जती होली वो कम नहीं है, और तुरंत प्रभाव से पद को खाली करना चाहिए, किसी युवा एमएलए को मौका देना चाहिए। क्या लगता है पार्टी बनाएंगे? नहीं, पार्टी बनाई, कई वो बना ली, कई वो बिगड़ ली, कित भरोसा, जनता का भरोसा टूट गया कि मैं बना ले। रोहतक में पिछले जो ये चुनाव, इससे पहले 2019 वाले में जलसा करा था, 18 तारीख थी उस दिन, और पार्टी की घोषणा कर दी, 21 सदस्य कमेटी बना दी, पार्टी का नाम रखा जाएगा, चंडीगढ़ जाकर मीटिंग करूंगा 2 दिन के बाद में, फिर यहाँ से रोहतक से पार्टी बनाकर डिक्लेयर करके घोषणा करके चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि ये जो एमएलए स्टेज पे बैठे थे, ये कांग्रेस पार्टी का नेता है विपक्ष का भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसलिए आए थे, जब तक साथ हैं आधे नहीं जाएंगे। फिर वो पार्टी कहाँ गई, हवा मुड़ गई, उसके बाद में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। या तो बीजेपी ने प्रेशर डाल दिया कि जेल की हवा खागा, कांग्रेस को खत्म करना है, यही टिकर है, या फिर कांग्रेस से डर गया, या फिर अपने फैसले से क्या हुआ उसका, वो पार्टी बनाई थी, 4 डिप्टी सीएम बना दिए थे। इससे तो सरकार में मंत्रालय बांट के सोते थे रात को पिता पुत्र, यो मंत्री बनाना, यो मंत्री बनाना, यो मंत्री बनाना। आज देख लो, इनके ही टिकट दिए हुए बगावत कर रहे हैं। विपक्ष नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नीचा दिखा रही है। अब ये जो बेचारा बोल रहा है प्रजापत समाज से, रामनिवास गोडेला जी मेरे साथ एमएलए रहा है, वो भला आदमी है बेचारा, शरीफ आदमी है, उसको कांग्रेस पार्टी के ही टिकटार्थी तो कर देते हैं खिलाफत, लेकिन सीनियर नेताओं ने खिलाफत की है, उसकी लैग पुलिंग की है बेचारे की। नहीं, वो तो सीधा सीधा नाम ले रहे हैं हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी का। तो उसने तो देखे होंगे ना खिलाफत करते, हमारा तो दूर विधानसभा हो गया। वो तो यही कह रहे हैं कि लगातार कि जेपी ने 50-50 लोगों को थापी मार रखी थी, 50-50 लोग विधायक बना रखे थे और उन्होंने हरवाने का काम किया। जेपी की थापी चल रही थी, जेपी अपने जीतने तक क्या, मैं झूठ साच बोलो, बहकाओ, बढ़ाओ, चुपड़ो, लॉलीपॉप दो, कुछ भी दो, थपकी तो मार रखी थी हुड्डा पिता पुत्र ने, वह थपकी चल रही थी। वो भी तो हुड्डा की, हमारी जेपी की थपकी थोड़ी चल रही, वो भी तो हुड्डा की। बस तो वो इंटरनेशनल है, कलाकार है वो, जड़े दिखत तो अपराध उड़ेगा वो सारी रात है, जिसकी खावा बाकड़ी उसके गाँव गीत है। छोरे ने एमएलए बन गया, आप बन गया है भाई, ना तो खत्म हो गई थी राजनीति। हुड्डा की मेरे को भी मात दे दी उन्हें चमचागिरी कर, मैं इंटरनेशनल चमचा में गिरती थी हुड्डा क्या मेरी, पर उसने मेरे को भी मात दे दी, कलाकार पीस है वो। तो आप भी पानी भर रहे हो उनके साथ? ना भरा करता, हुड्डा का भगत था, चमचा ला लो, भगत ला लो, अनुयायी ला लो, उसका समर्थक ला लो। चलो, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां तक बात आती, कहते हैं कि 37 विधायकों में से 30-31 विधायक तो हुड्डा की जेब में हैं, हुड्डा के बड़े खास हैं, हुड्डा के जिताए हुए हैं, और उनके दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़े हुए हैं हाईकमान के सामने कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाओ, बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिलनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। जेब कट भी तो जाग रहा है, धरे रहे, जेब कट जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हो, जेब कटेगी, जेब में ना कुछ ही बना के देख ले, पार्टी लड़के देख ले, भू तो करा, हमने तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था, लड़ो बाबू बेटा, कड़े तो फार्म भरेंगे, उड़े तो भरूंगा, आओ लड़के दिखाओ ना, पार्टी छोड़ के दिखाओ ना। कांग्रेस के पार्टी के वोटों के बलबूते पर इतरा रहे हैं, बेशर्माई की हदें पर पार कर रहे हैं। 4 चुनाव होते हैं,
भारतीय जनता पार्टी उन्हीं वोटों में उम्मीदवार उतारती है, नु करे मिली भगत नहीं है। MP दीपेंद्र पार्लियामेंट हार जाता है, राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ता है, उन्हीं सीटों में भाजपा उम्मीदवार नहीं देती, ये मिली भगत नहीं थी। आज जीती हुई बाजी हार गई, ये मिली भगत नहीं है। जनता है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने मूर्ख बनवा दिया, विश्वासघात किया जनता के साथ, जेल से डरते हैं, नहीं जाना चाहते। इस बार नरेश शर्मा ने बादली से चुनाव नहीं लड़ा। देखिए मैं बताऊंगा क्या हुआ। नरेश शर्मा को लग रहा था कि विस्तार से बताऊंगा। नरेश शर्मा को लग रहा था, पहले इनेलो में थे, इनेलो का माहौल था ही नहीं, 10-20 हजार वोट मुश्किल से आते, निर्दलीय लड़ते तो भी बात नहीं बनती, खाम का फजीयत होनी थी। नरेश शर्मा पहले ही डर गए कि कोई आनी जानी है नहीं, खर्चा होगा। मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। किसान आंदोलन माब्बे के साथ गया, किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ, छोटे किसान का बेटा हूँ, किसानों के लिए सब कुछ आज भी समर्पित है जी। एक आवाज़ में उनके साथ तन मन धन से खड़े पाते हैं। किसान आंदोलन में एक दिन भी पैरों में जूती नहीं गाली। भिन्न भिन्न बॉर्डरों पर जहाँ जहाँ किसान भाइयों ने लगा रखे थे जाम, वहाँ वहाँ गए हैं, उनको पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। मैं अभय सिंह के साथ रहा, पूरा किसान आंदोलन में रहा। बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि भी आप पार्लियामेंट का टिकट ले लो और लड़ो, और मैंने उनको ईमानदारी के साथ ये कह दिया कि भी मैं पार्लियामेंट का उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा, विधानसभा चुनाव में क्या रहा? मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। आप कह रहे थे कि हम बदलाव करेंगे बादली में, विधायक ने कुछ नहीं करवाया, वही विधायक आपने फिर बना दिया। मैं विस्तार से, देखो बनाने वाली तो है छत्तीस बिरादरी की जनता, और इन्होंने एक झूठ फैला दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस पार्टी की। जनता इस चक्रव्यूह में फंस गई और पथभ्रमित होगी, इसलिए इस विधायक को समर्थन मिल गया। ऑप्शन जनता के पास नहीं था। ओम प्रकाश धनखड़ से भी बहुत ज्यादा नाराजगी मोल रखी थी। ओम नरेश शर्मा क्यों नहीं उतरे मैदान में? पूरी बात बताऊंगा, पूरी होने दो मेरी, फिर आप प्रश्न करना मैं बताऊंगा, आप करना मैं बताऊंगा। उसके बाद में मैंने एक अपने छत्तीस बिरादरी के भाइयों को वचन दिया था कि कोई भी वजूद वाली पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का वजूद है हरियाणा में, इन्हीं में मुकाबला है। 30 गांव है मेरे गुड़िया खाप का भाईचारा, और 24 गुड़िया खाप के खुद के गांव, एक गोत्र के हैं जो। इन अगर गांव के अंदर कोई भी पार्टी अगर टिकट देगी बीजेपी या कांग्रेस में से, तो हम उसका भव्य स्वागत करेंगे, उसको लड़ाएंगे और अपने भाई को MLA बना के लाएंगे। वो खाली रहेगी। अब हमारी खाप की पंचायत एकत्रित हुई, सरदारी इकट्ठी हुई, हजारों की संख्या में भाईचारा इकट्ठा हुआ, 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे हुए। वहां मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की, और हमारा एक छोटा भाई था जीते गुड़िया, उसने भी की। वो टिकट आओ या ना हो, थोड़ा अनुभव कम लगा लो, नया उम्मीदवार लगा लो, हमारा भाई है छोटा, उसने पहले से ही चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था। तो हमारी जो खाप की सरदारी है, वो जो अध्यक्ष था, उसने मेरे को ये कहा, विधायक जी आप इंडिपेंडेंट भी भाइयों ने जिताए, 2 बार MLA रह गए, इस भाई को अवसर दो। और ये भी कह दिया साथ साथ कि नरेश प्रधान साइड हो। तो मैं उसका सटेज पे ही स्वागत रूपी कुछ दे के और उतर के चला गया था। तो मैं 100% लड़ता, पॉइंटों की कुश्ती होती, इंडिपेंडेंट लड़ता, मेरे को 13,000 2-4 हज़ार से होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं पूरे हल्के को डोर टू डोर करता 15, 16, 17 दिन में। और मैं परिणाम तो भाइयों के हाथ में था, लेकिन लड़ता 100% लड़ता। लेकिन जब मेरे गांव से, मेरी खाप से मेरे किसी भाई को खड़ा कर दिया, तो फिर मेरा हक नहीं बनता था, इसलिए मैंने टाल करनी पड़ी, और सारे मनसूबे ध्वस्त हो गए, पानी फिर गया उन पे। लेकिन भाइयों का फैसला शर्माते पे। इस तरह का त्याग अगर भाई कहेंगे तो बचा हुआ जीवन भी त्याग देंगे, बार बार करेंगे। तो अब नरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब को कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कोई भाव नहीं देने वाली, हुड्डा साहब की राजनीति अब खात्मे पर जा रही है धीरे धीरे, और लगभग खत्म सी हो चुकी है आगे आने वाले समय के लिए। तो क्या अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साइड होते हैं तो नरेश शर्मा के लिए फिर कांग्रेस का रास्ता खुलने वाला, नरेश शर्मा फिर वापसी करने वाले? नहीं, देखिए हुड्डा साहब चिपके रहो। पहला विधायक दल का नेता जिनको 100 दिन से ऊपर हो गए
कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इतना कमजोर हो चुका है कि उसके पास डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। और मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूं कि जब तक राहुल को देख परख लिया, राहुल को जनता नहीं चाहती, चाहे मेरे को कांग्रेस में ही जाना पड़ जाए, नया नेतृत्व सेंटर को देना पड़ेगा और हरियाणा में दीपेंद्र को साइड में करना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का ना हरियाणा में ना सेंटर में भला नहीं हो सकता। और जब तक सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी, हरियाणा में भी नहीं बनेगी, ये तय है। और आज तक का भी जो इतिहास है उसको उठा के देख लो, चाहे वो समर्थन की हो चाहे वो अकेले हो, जितनी भी हरियाणा प्रदेश में सरकारें बनी है, जिनका सेंटर में राज है उसी की हरियाणा में सरकार बनी है। आज तक का इतिहास है ये। तो शर्मा जी, आपने चुनाव से पहले तो भविष्यवाणी कर दी थी, एक तरीके से शराब भी दे दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस को। अब क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं हुड्डा को लेके? क्या रहने वाला है आने वाले समय में? नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, राजनीति आगे जाएगी। 2029 का अब ऐलान कर दिया कि लक्ष्य निर्धारित है मुख्यमंत्री बनने का। क्या लगता है? क्या का मुख्यमंत्री? ये भी निर्धारित था, पिछली बार भी निर्धारित था, उस तो पिछली बार भी निर्धारित था। 4 बार हार ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। 65 से 40 और 40 से 15 और 15 तो फिर जीती हुई बाजी फिर हार गए। भाई साहब, खरीद फरोख्त की सरकार बनाई थी जब, और वो भी जब बन गई थी जब सेंटर में कांग्रेस का राज था। कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर नेता थे ना, जिन संघर्ष के बलबूते पर सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी, उनको दरकिनार कराया। उन्होंने बैठ के सत्ता को मजबूत करने का कार्य किया और त्याग और बलिदान किया। तो सीनियर नेता जो चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में मंत्री रह रहे थे, आनंद सिंह डांगी, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, श्री किशन हुड्डा जैसे योद्धा नेताओं ने बाहर बैठकर सरकार की मजबूती के लिए काम किया। जब 5 साल हुड्डा ने सरकार चलाई थी, लेकिन बख्शा इसने समय समय पर उनको भी नहीं। ये किसी के होए ना हो, मतलब के है, ये अपना मतलब सिद्ध करने के लिए बेशर्म होकर किसी के घर चले जाएंगे। जी, तो क्या मान के चले, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने से आते हैं नरेश शर्मा जी को मनाने के लिए, कहते हैं कि पीछे गलतियां माफ और आगे की फिर शुरुआत करते हैं, तो क्या रहेगा नरेश शर्मा की तरफ से? क्या कदम उठाएंगे? सौदा है कि मना बच रहा, वरना मना के करेंगे, मैं मन के के करूंगा। हैं भाई, सौदा है कुछ को नहीं, टोटल लॉस हो गए। मैं बता रहा, टोटल लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस। पी पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ध्वस्त हो चुकी, खत्म हो चुकी, जनाधार खो चुकी। अब जबरदस्ती चिपके रहो, लेन देन कर जुगाड़ तुगाड़ अकड़म तकड़म लगा गए। फिर भी विधायक दल का मान ले बन भी गया अध्यक्ष, तो पहले भी तो 2 बार कांग्रेस पार्टी की लुटिया डबोई। जब आज क्या कर लेगा? बन जाओ। और अब भगवान करे वो भीषम पिता जितना जीव है, लेकिन सच्चाई ये भी तो है ना, केज फैक्टर भी है, स्वास्थ्य की भी बात है। बट हुआ बैठे आज किसी ने पहचानता ना डलाए जा, बस ये कुछ बच थोड़ी रहा है, कुछ नहीं बच रहा, टोटल लॉस। जी, नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, खास बातचीत की हमारे साथ। धन्यवाद प्रिंस जी। हमारे साथ नरेश शर्मा, पूर्व विधायक बादली से खास बातचीत बने हुए थे। समय समय पर इनसे चर्चा करते हैं हर विषय को लेकर। आज की चर्चा खास थी, अहम थी, क्योंकि चुनाव से पहले इनसे जब बातचीत हुई तो इन्होंने क्लियर कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक नेतृत्व करेंगे तब तक तो कोई आस उम्मीद नजर नहीं आती है। और कहीं ना कहीं चुनाव का परिणाम इनकी भविष्यवाणी को सिद्ध भी कर गया। तो इनके साथ चर्चा अवश्य बनती थी। आज एक बार फिर चर्चा हुई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किस तरीके से इनका पारा चढ़ जाता है वो आपने भी देख लिया होगा। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।